तूफानी मूवीज और धुआंधार एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप जल्द आ रहा है प्ले स्टोर, वेब और iOS पे। ब्रह्मांड रहस्यों का भंवर है जिसे समझ पाना असंभव है। जिस तरह मनुष्य एवं अनेक जीव जंतुओं की दृश्य दुनिया है, ठीक उसी तरह वायुमंडल में अदृश्य शक्तियों और अतृप्त आत्माओं का रूहानी लोक भी है। तंत्र मंत्र की विद्याएं कुछ अच्छी कुछ बुरी, जिनसे इन अदृश्य ताकतों को वश में किया जाता है, पर कुछ आत्माएं जिन पर तंत्र मंत्र जैसी अमानुषी शक्तियों का भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो होती है बेहद खूंखार भूत आत्माएं। ऐसा ही एक रहस्यमयी राज्य चंदेलखंड, जहां कोई भी भ्रम, तंत्र मंत्र और काले जादू के कहर का शिकार कभी भी बन सकता है। ऐसे ही कहर का एक शिकार जो हैवान बन गया और फिर बदले की आग में एक काले बिल्ले की काया में प्रवेश कर वो बन गया भूतना। मेरी प्यारी बिल्लोत्मा, खरबूजे खा रही हो जाने मन? कौन है? मैं हूं। मुझे नहीं खिलाओगी? कहाँ चली? मुझे ढूंढ रही हो? यहाँ हूं मैं। आओ बिल्लोत्मा, मैं मछलियों की काली काली आंखें खाता हूँ। तुम मुझे आंखें खिलाओ और मैं तुम्हें कीमत दूंगा। बोलो गुलबदन। बाहर पेड़ के पास खजाना खड़ा है, जाओ खोदो बिल्लोत्मा, मिलेगा। मछलियां तैयार रखना, मैं जल्द आऊंगा। कमांडर, बिल्लोत्मा, जल्दी आओ ना। हाँ। सुनो, एक खूंखार बिल्ला आया था। वो बोल रहा था कि पेड़ के पीछे खजाना है। वो मछलियों की काली काली आंखें खाता है। अगर हमने आंखें दी तो वो हमें खजाना देगा। और तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया? मैं तांत्रिक संघमित्रा। इन डरावनी आवाजों और अदृश्य काली शक्तियों से मेरा अक्सर सामना होता रहता है। ये राज्य चंदेलखंड, जो जादू टोना, रिद्धि सिद्धि, इंद्रजाल, मूठ करनी और मायावी शक्तियों के लिए दुनिया में कुख्यात है। मैं यहां महानिर्वाण की प्राप्ति एवं चंदेलखंड के राजा
महाराज बलवेंद्र, जो वर्षों से एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें ठीक करने आया हूं। राजा साहब की यह हालत कब से है? 1 हफ्ते से इनकी आंख इसी तरह खुली है, झपकी तक नहीं लिए। राजलेखक शुभेंद्र, आदेश। सुनो, लिख दो कि राजा की मौत एक खतरनाक बीमारी से हो गई। समझ गए? सुनिए, राजा साहब की मौत राज ही रहनी चाहिए। आप यहां से ऐसे लौट जाइए जैसे आप यहां आए ही नहीं थे। ठीक है। जूते साफ कर लीजिए। सब ये समझ रहे थे कि महाराज की मौत किसी खतरनाक बीमारी से हो गई, पर यह बीमारी नहीं, कोई खौफनाक शैतानी साया था जिसने राजा साहब को मार डाला। संघमित्रा, तुम? राजा साहब की मौत आखिर हुई कैसे? वैद्य के मुताबिक उनकी बीमारी से मौत हुई है। चाहे कोई भी बीमारी हो, हफ्ते भर तक आंखें खुली नहीं रह सकती। मैं खुद यहाँ का राजलेखक हूँ और मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है, और जिस बात पर मुझे भरोसा नहीं होता वो मैं लिख नहीं सकता। ये बताओ, तुम राजलेखक कब से हो? 3 सालों से। लेकिन क्यों? राजा साहब के यहाँ कोई पालतू बिल्ला है? 3 सालों में मैंने कभी यहाँ कोई पालतू बिल्ला नहीं देखा। जब मैं महल में गया तो मुझे वहां ये रोआ मिला। सचमुच सिर्फ बिल्ली का ही बाल ऐसा होता है। क्या हुआ संघमित्रा? देखो, पंजों के निशान। बिल्ला सिर्फ महल में ही नहीं आया था, बल्कि वो राजा साहब के बिस्तर तक गया था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि राजा साहब की मौत में बिल्ली का हाथ है? ये क्या है? राजा साहब के बाद अब अगला शिकार राघवेंद्र होगा। राघवेंद्र कौन है? राजकुमार, यानी होने वाले राजा। वो कल फिर आने वाला है। कौन? वही बिल्ला। वो हमें और खजाना बताएगा। अगर हमने मछलियां नहीं दी तो वो हमारी आंखें खा जाएगा। जिसने भी इसे छुआ उसकी मौत पक्की।
इस पुराने महल के अंदर से आवाजें कैसी आ रही है? आहिस्ता, आओ, संभल के। ये तो बिल्ली है। संभाल के जरा, आगे खतरा हो सकता है। चलो यहां से, कोई नहीं है यहां। तांत्रिक संघमित्रा, आओ शुभेंद्र। आप सही थे, उस महल में बिल्ला है। तुमने देखा? नहीं, रात में पहरा देने वालों ने बताया। एक चौंकाने वाली बात है। कैसी बात? रजवाड़े के कमांडर राणा की बीवी बिल्लोत्मा का सामना एक इंसानी आवाज में बोलने वाले बिल्ले से हुआ। ये बात तुम्हें कैसे मालूम? उसका नौकर ये बोल रहा था। वो बिल्ला एक खूंखार आत्मा है। खैर, मुझे अपने राज्य वापस जाना है। तुम क्या राजा साहब क्या जाओगे? सोच रहा हूं जो अधूरी कहानी बची है, अब समय मिला है तो उसे ही पूरा कर लूं। मैंने सुना है कि चंदेल खंड में बहुत लेखक हैं। हाँ, पर मैं अलग हूँ और मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। और लेखकों की तरह मैं पैसों के लिए नहीं लिखता। तुम्हारी कविता का नाम क्या है? गीत अमर पीड़ा का। अच्छा, तो प्रेम कविता है। खैर, अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए और अब इतनी जल्दी अपने राज्य वापस क्यों जाना चाह रहे हो? इतनी जल्दी भी क्या है? मैं यहाँ राजा साहब की बीमारी के इलाज के साथ ही महानिर्वाण की सिद्धि प्राप्त करने आया था, पर कलाक्षा मंदिर में मुझे प्रवेश ही नहीं मिला। मेहरबान साहिबान कदरदान, आपके शहर में आया है ये जादू का पहलवान। अरे उधर क्या देखता है, इधर देख मेरी जान। मीठे ताजे तरबूज, जो खाए वो पछताए, न खाए वो भी पछताए। एक अनार 100 बीमार, इसीलिए मैं और तरबूज उगाता हूँ। अब मैं डालूंगा पानी। शिनशिनाची बुबलाबू, जल्दी से तरबूज दे दे तू। और ये आ गया, आ रहा है, उग रहा है, और ये आ गया। सबको खाने को मिलेंगे। देखते जाइए साहिबान, थोड़ी ही देर में मीठे ताजे तरबूज। आजा आजा। वाह क्या बात है, जबरदस्त दाल भात है। देखा? जरा देखो उन तरबूजों को। ये इंद्रजाल है। और इन खरबूजों को हम सब देख रहे हैं यहाँ पर। हम सब जादू के वश में हैं। चले यहाँ से। सरकार, तरबूज लीजिए ना, लीजिए लीजिए, खाइए। पैसे नहीं है। कोई बात नहीं जनाब, तरबूज बेचना मेरा धंधा नहीं, इसीलिए उनका दाम लेता नहीं। माफ कीजिएगा श्रीमान, दरअसल आपके पास एक ही तरबूज था। लगता है आप समझ गए। वैसे आपका लहजा विदेशी लगता है। मेरा नाम संघमित्रा है। हाँ, देखते ही समझ गया था, ये आपके लिए मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। साहिबान कदरदान, मेहरबान। तरबूजे से खून क्यों टपक रहा है? मुझ पर भी जादू कर दिया। जल्दी फेंको इसे। ये फिर से तरबूज बन गया, देखो। जब जादू से तरबूज और मछली बन सकती है, तो बिल्ले में भी कोई शैतानी आत्मा हो सकती है। वो बिल्ला जिसके घर गया था, क्या नाम बताया उसका? कमांडर राणा। अरे लड़कियों चलो, कमांडर राणा आ रहे हैं।
माफ करिएगा, मेरा नाम सौंदर्या है। कौन है ये नाज़नीन? इसका यहाँ आज पहला दिन है, माफ कर दीजिए इसे। तुम्हारे फूल बड़े जानलेवा हैं। आओ, आज मेरी रात की रानी तुम हो। मैंने कुछ नहीं किया। अरे, ये यहाँ कैसे? तो ये है मोहब्बत का मंदिर। क्या तुम सन्यासियों को वैश्यालय की मनाही नहीं है? वैश्यालय तो तुम जा रहे हो, मैं तो संगीत का आनंद लूंगा। इनाम। काफी अच्छा नाचती हो सौंदर्या। पी लो। ऐश कर रहा है कमांडर। कौन बोला बे? तेरी मौत। सारा खजाना याशी में उड़ा दिया। बोलो और चाहिए? यही वो बिल्ला है। लगता है कमांडर का बटुआ इनका बिल्ला ही संभालता है। मैंने तो तुम सबको यहां दावत दी, सुरा और सुंदरी दी, पर इस बिल्ले को क्या दूं? ये ले, मछली खा ले। मैं मरी हुई नहीं, जिंदा मछलियों की काली काली आंखें खाता हूं, और अब मैं तेरी आंखें खाऊंगा।
चुकाना पड़ता है और तुझे भी चुकाना पड़ेगा। मैं आऊंगा कल रात तेरे घर पर। वो बिल्ला मेरी आंखें ले गया। बिल्होत्मा, कहाँ चली गई? कल राजकुमार की ताजपोशी हुई और उन्हें भी उसी तरह उस बिल्ली ने मार डाला। राजा साहब मारे गए। अब राघवेंद्र की बारी है, यानी बिल्ले की बात सच हो रही है। इससे पहले राजवंश पर कोई शैतानी प्रकोप नहीं था, तो अब ये सब क्या हो रहा है? संघमित्रा विदेश से आए हैं। ये दुनिया के सबसे मशहूर तांत्रिक और मांत्रिकों में से एक है। इनसे बेहतर उस शैतानी बिल्ली को कौन काबू कर सकता है? अब क्या सोच रहे हो तुम? यही कि उस बिल्ले ने कमांडर पर क्यों हमला किया। क्योंकि वो दरबार का प्रधान रक्षक है। पर इससे बिल्ले का क्या लेना देना? कमांडर का परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से राजा के रक्षक के रूप में लगातार काम करते आ रहे हैं। 3 पीढ़ियों से? उस बिल्ले ने कहा कि कर्ज चुकाना पड़ता है। आखिर वो कौन से कर्ज की बात कर रहा था? 2 राजा मारे गए और उनके दोनों मुख्य रक्षकों पर राजमहल में हमला हुआ। आखिर ये क्यों हो रहा है? ये तो राजमहल है, पर हम यहां क्यों आए हैं? तुम्हें जानना है ना बिल्ला किस कर्ज की बात कर रहा था? किस कर्ज की? ये राजा बालवेंद्र से जुड़ा हुआ होगा। पहले वाले राजा का? पर बिल्ले की कमांडर के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? कमांडर, क्या वो बिल्ला सचमुच आएगा? हाँ आएगा, और इन सब की वजह तुम हो। लगता है वो बिल्ला आ गया। तुमने सारा खजाना खर्च कर दिया। चल कभी से दिल लॉक हो जाएगा। अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने ना आके दिखा, आज तेरे को काट डालूंगा। ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादया जयम त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते नमस्तस्यं महाराज चंडलेश्वर चांडाल।
मुझसे बहुत मोहब्बत करता है ना? बचा सकता है तो बचा ले। कहां मर गए सब? दरवाजा खोलो जल्दी। क्या कर रही हो? तुम यहां कैसे आ गई बिलोत्मा? तुम खुद को बचा रहे थे। कौन हो तुम? सौंदर्या बीमार है? ये बेहोश हो गई है। नहीं, इस पर जादू टोना किया गया है। क्या? थोड़ा ताजा मांस लेकर आओ जल्दी। हाँ। क्या हाल कर दिया उसने इसका? आखिर अचानक ऐसा हुआ कैसे? अब ये सब सोच के कोई फायदा नहीं है, जल्दी से ब्रश और स्याही ढूंढो। हाँ। सुनो, आज रात में तुम्हारे साथ रह सकता हूं? इन निशानों का मतलब क्या है? ये सिर्फ निशान नहीं, प्रेत बाधा मंत्र है। देखो, ये रहा मांस। ताजा है ना? जी। शुभेंद्र को दो। हाँ। सुई लाओ लीजिए। और इसे जोर से पकड़े रहो। हाँ। मांस लाओ। ये क्या है? जहरीले कीड़े। ये जहरीले कीड़े सिर्फ कच्चे मांस से ही बाहर निकलते हैं। किसी ने इस पर जादू टोना किया है। ऐसा किया किसने इनके साथ? ईर्ष्या की वजह से। ये जरूर मंदिरा का काम है, क्योंकि कमांडर राणा मंदिरा का प्रेमी है। उसे लगा कि ये कमांडर राणा को उससे छीन लेगी। ऐसा जरूरी नहीं। शराब वो कमांडर के लिए लाई थी, पर उसने सौंदर्या को पिला दिया। सुनिए, मेरी बीवी को बचा लीजिए। उस पर उस शैतानी बिल्ले का साया है। चलो जल्दी। बादलों ने उनके वस्त्रों को सराहा और फूलों ने उनका चेहरा। संभल के। अब तुम कहां जा रहे हो? बिल्लोत्मा, ये यहां पर है तो वो कौन है? वो ब्रह्म है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसकी परछाई नहीं थी। छप्पर पर सिर्फ बिल्ली ही चल सकती है। आखिर वो कौन सी कविता पढ़ रही थी? कवि भोजराज द्वारा लिखी हुई कविता। उन्होंने रानी की सुंदरता की तुलना फूलों और बादलों से की थी। भोजराज ने ये कविता कब और कहां लिखी थी? चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। ये कौन सी जगह है? ये रजवाड़े का पुस्तकालय है, मेरा भी कह सकते हो। चलो वहां चलते हैं। तुम अब यहां लेखक नहीं हो। अगर पकड़े गए तो क्या होगा? ये सब छोड़ो, आजा। इसे धक्का दो। बस बस।
थोड़ा और आगे। ठीक है। बस। वसंत ऋतु थी और महाराज ने अपनी रानी ऋतंभरा का जन्मदिन मनाने के लिए महाउत्सव का आयोजन किया। महाउत्सव? अभूतपूर्व सुंदरी ऋतंभरा को पहली नजर में देखकर महाराज उनकी सौंदर्य के कायल हो गए और उन्होंने 3000 सुंदरियों में से उन्हें चुनकर रानी बनाया। हर तरफ बस खुशी का ही माहौल था। पता है, उस महोत्सव के दिन एक पुल को शराब से भर दिया गया। राजमहल को पूरी तरह से रोशनी से चकाचौंध कर दिया गया। महल के चारों तरफ रंग बिरंगे फूल लगाए गए। सब जश्न में नाच रहे थे और इस मौके को सबने खुशियों का महोत्सव नाम दिया। खुशियों का महोत्सव। महाराज ने राजकवि भोजराज को महारानी ऋतंभरा की खिदमत में उनकी सुंदरता पर कविता लिखने को कहा। बादलों ने उनके वस्त्रों को सराहा। कवि भोजराज स्वाभिमानी कवि थे। उनकी कलम सच्चाई उगलती थी। वो पैसे के लिए नहीं लिखते थे। कवि भोजराज ने पैसे की लालसा से कभी कोई कविता नहीं लिखी थी, पर उस रात उन्होंने कमाल की कविता लिखी। उन्होंने जैसे ही रानी को देखा, उनके सौंदर्य पर वो मोहित हो गए। रानी की एक नजर ने उन्हें पागल बना दिया। पागल? हाँ, पागल। बिना पागलपन की कोई इतनी सुंदर कविता कैसे लिख सकता है? राजा के आदेश पर भोजराज ने कविता लिखी जिसकी पहली पंक्ति थी, बादलों ने उनके वस्त्रों को सराहा और फूलों ने चेहरा। दुनिया के सारे महान राजा अपनी ताकत को बढ़ाकर दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। सम्राट भी कुछ अलग नहीं थे। हमारे महान सम्राट अपना सब कुछ अपनी रानी पर न्यौछावर किया। अपनी सारी उम्र, सारी धन दौलत सिर्फ रानी ऋतंभरा पर समर्पित किया। मेरी नजर में वो असली सम्राट है। उन्होंने अपनी रानी को बेइंतहा प्यार किया, लेकिन वो जान गए थे कि बिना रानी के उनका साम्राज्य चल नहीं सकता। काश कि मैं अपनी कल्पनाओं के पंख लगाकर उस रात हुए महान उत्सव में शामिल हो पाता और उस सौंदर्य की मूरत को देख पाता, तो शायद और अच्छा लिख पाता। पर कवि भोजराज ने कुल कितनी कविताएं लिखी होंगी? उनकी तो अनगिनत कविताएं हैं और हर कविता में वो अमर है। पर शैतानी बिल्ले ने रानी के बारे में लिखी हुई कविता को ही क्यों चुना? वो वही कविता क्यों बोलता है? क्या लगता है किसके लिए होगा? शायद तुम्हारे लिए होगा। अगर तुम्हारी कविता भी रानी के लिए है, राजा और रानी की प्रेम कहानी के बारे में है, तो यकीनन तुम्हें ही सुना रही होगी, क्योंकि तुम भी तो रजवाड़े के बारे में ही लिख रहे हो। क्या हम फिर से कमांडर के घर जा रहे हैं? मतलब बिना आंख वाली उस मरी हुई मछली का रहस्य सुलझाने? फिलहाल तो नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? शैतानी बिल्ले को शायद मालूम है कि तुम गीत अमर पीड़ा का लिख रहे हो। ये भीड़ तो यहां पर था ही नहीं। पेड़ के नीचे वो औरत कौन है? कहीं वही महारानी तो नहीं? नहीं। भ्रम से सावधान। एक रात में यहां सब कुछ बदल कैसे गया? इधर आओ। मेहमानों, अंदर आ जाओ। आओ बैठो, मैंने तुम दोनों के लिए चाय बनाई है।
संगमित्रा, सुना है तुम्हारे राज में लोग चाय बहुत पीते हैं। आपको इसका नाम भी पता है? मैं तुम्हें भी जानती हूँ शुभेंद्र। तुम चंदेल खंड के बेहतरीन कवि हो। कवि हैं। जब तक खुद को भरोसा नहीं होता तब तक दूसरों की बात मानने को तैयार ही नहीं होते जनाब। शुभेंद्र, क्या तुमने गीत अमर पीड़ा का पूरा कर लिया? देखा शुभेंद्र, मैंने कहा था ना कि इसे मालूम है कि तुम लिख रहे हो। तुमने इसे बहुत पहले पूरा कर लिया, पर उससे संतुष्ट नहीं हो तुम। खैर, ऐसा होता है क्योंकि तुमने जो भी लिखा है वो झूठ है। भोजराज ने रानी ऋतंबरा के लिए जो लिखा है वो भी बिल्कुल झूठ है। जब उसने वो कविता लिखी तब तक उसने रानी को देखा तक नहीं था। आप क्या बात कर रही हैं? आपको अंदाजा भी है? अगर भोजराज की कविता झूठ है तो आप छप्पर के ऊपर क्यों गाती हैं? आखिर क्या राज है उस कविता का? क्योंकि रानी को वो पसंद था और ये उन्होंने खुद भोजराज से कहा था। और आपने कहा कि भोजराज रानी से मिले तक नहीं थे। वो मिले थे, पर उस कविता को लिखने के बाद उन्होंने अपनी कलम को शराब के पूल में फेंक दिया था। तुम्हें कैसे मालूम कि उन्होंने कलम को फेंक दिया था? मैं वहीं था। कहां पर? उसी महाउत्सव में। कौन से महाउत्सव में? खुशियों के। आप हैं कौन? तुम्हें खरोंच कैसे आई है? कहीं वो बिल्ला? सही कहा, मैं रानी का प्यारा बिल्ला हूं। हम बिल्कुल साथ साथ बड़े हुए थे, पर कौन जानता था कि उस विद्रोह की आग में हमारे अपने ही हमें जिंदा दफना देंगे। फिर क्या हुआ? मुझे और रानी को बड़ी क्रूरता के साथ जिंदा दफना दिया गया, पर मैं मरा नहीं और जमीन के अंदर से भाग निकला। इसीलिए तुमने महाराज को शापित कर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार दिया। वही था जिसने मुझे जिंदा दफनाया था, पर मैंने अब तक बदला पूरा नहीं किया। पर तुम कमांडर राणा की जान के पीछे क्यों पड़े हो? हमें जिंदा दफनाने में उसका पाप भी शामिल था। आप 30 साल पहले की बात कर रही हैं। एक बिल्ला इतने दिन कहां जिंदा रहता है? जब मैं राजमहल में वापस आया तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जहरीली मछली खाकर मैं उसके बिस्तर में मर जाऊंगा। मेरे साथ अत्याचार हुआ और मेरी आत्मा भटकती रही और फिर मैं शैतान बिल्ला बन गया। तो तुमने भोजराज की कविता पढ़ने के लिए बिल्लोत्मा को क्यों पकड़ा और रानी को खिले हुए फूलों के पेड़ के नीचे क्यों दिखाया? ये बताओ कि तुम हमसे चाहते क्या हो? मेरी भी किस्मत रानी की किस्मत जैसी ही थी। बिल्लोत्मा! ये रहा। संघमित्रा, आपका धन्यवाद। शुभेंद्र, आपका भी।
वैसे इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस धुन पर तो प्रतिबंध लगा हुआ है। ये व्हाइट फेदर गारमेंट की धुन है जो राजा ने रानी के लिए कंपोज की, पर रानी की बगावत के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये क्या हो रहा है कमांडर? सबको मार डालूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी नहीं। संघमित्रा, विलोत्मा को बचाओ! संघमित्रा! विलोत्मा, विलोत्मा, मुझे तहखाने में मत दफनाना, वहां बहुत ठंड है। हाँ? मैंने इसे नहीं मारा। कमांडर, मैंने अपनी बीवी को मार दिया। इनाम लो। अब ये मत कहना कि ये सब भी भ्रम है। कमांडर पागल हो गया और विलोत्मा मारी गई। शुभेंद्र, तुमने सुना उसने मरने से पहले क्या कहा? उसने कहा, मुझे दफनाना मत, जमीन के अंदर बहुत ठंड है। शैतानी बिल्ले ने कहा कि उसकी किस्मत भी बिल्कुल रानी की तरह है। इसका मतलब सच्चाई यह है कि रानी और बिल्ले को जिंदा दफना दिया गया था। ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम ही हमेशा कहते हो कि भ्रम के जाल में मत फंसना, और अब तुम ही उन सब बातों को मान रहे हो जो बिल्ले ने कहा। इस बार तुम भ्रम में फंस रहे हो, मैं नहीं। तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा खुला था। यहां पर मेहमानों को आने की इजाजत नहीं है। क्या कर रहे हो? तुम्हारी लिखी हुई सारी कविता और चित्रकारियां वो बिल्ला देख चुका है, और बिल्लोत्मा के शरीर में आकर कई रहस्यों से पर्दा उठाया। राजमहल से कोठा और कोठे से कमांडर के घर तक वो तुम्हें सच्चाई की तरफ ले जा रहा है। हाँ, लेकिन मुझे ही क्यों? क्योंकि तुम उन पर लिख रहे हो, क्योंकि वो चाहता है कि तुम सच्चाई दुनिया के सामने लाओ, नहीं तो तुम्हारा लिखा सब बेकार है। बेकार है? तुम्हें 4 दिन हुए यहां आए और तुम सब कुछ समझ गए। मेरी वर्षों की मेहनत को बेकार मत बोलो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मुझे कितनी तकलीफ होती है, और मैं भला सच्चाई को सामने कैसे लाऊंगा? तुम्हारे पास कलम की ताकत है,
अपनी कविता के जरिए 30 साल बाद भी तुमने रानी को अपने दिल में जिंदा रखा है। उनकी मौत इतिहास में दर्ज है। राजा के नुमाइंदों ने जो सबूत पेश किया उसमें रानी को बागी करार दिया गया था और उसी के आधार पर ही उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। तुम्हें मालूम है, राजा के नुमाइंदे झूठ भी लिख सकते हैं। राजा के नुमाइंदों के तथ्यों पर तुमने जो भी लिखा है वो सब गलत है। ये सच है कि मैं भोजराज की तरह कभी नहीं लिख सकता। मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूं, लेकिन ये मत कहो कि मेरी कविताएं गलत हैं। मेरी कविताएं मेरा सब कुछ है। झूठ मैं नहीं कह रहा, बल्कि शैतान बिल्ला कह रहा है। क्या तुम सन्यासी नहीं हो? नहीं, दरअसल मैं एक तांत्रिक हूं। अपने राज के सबसे बड़े तांत्रिक का शिष्य हूं। गुरुजी बीमार है, इसलिए अपने बदले उन्होंने मुझे भेजा ताकि मैं जीवों को मोक्ष का रास्ता दिखाऊं। इसीलिए मैंने यहां आने का संकल्प लिया। इस यात्रा ने मेरे आत्मविश्वास की और मेरी कठिन परीक्षा ली। आप डर तो नहीं रही हैं? मेरा बच्चा आराम से सो रहा है। मेरे मन को बहुत सुकून है। तूफानी मूवीज और धुआंधार एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप। जल्द आ रहा है प्ले स्टोर, वेब और iOS पे। लहरों ने मुझे अंदर खींच लिया। मैं बेहद डर गया था। मैं जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने लगा। मौत के मुंह में सारे मंत्र तंत्र भूल गया था, पर मैं उस औरत के वो शब्द नहीं भूला। आखिर मैं उस औरत की तरह क्यों खुद को शांत नहीं रख सका। अब जब मैं बच गया हूं, रिद्धि सिद्धि के रहस्य को जानकर महानिर्वाण को अवश्य हासिल करूंगा। मैं रानी की मौत के एक चश्मदीद को जानता हूं। मेरे साथ चलो। राजमहल में बहुत साल पहले मैं रानी की दासी हुआ करती थी। तुम दोनों जो भी जानना चाहते हो पूछो मुझसे। जब रानी को फांसी हुई थी, आप वहां मौजूद थी? हाँ, राजा साहब के आदेश पर मैंने ही फांसी के लिए सिल्क के कपड़े बुनकर चंडलेश्वर को दिए थे। सुना तुमने? फिर क्या हुआ? जब हमें अंदर बुलाया गया तब तक महारानी मर चुकी थी। तो आपने माउली को उन्हें फांसी देते हुए नहीं देखा? अरे, मुझसे देखा नहीं गया। माफ कीजिए। महाराज भी नहीं देख सके। तो आपको ये कैसे पता चला कि महारानी मर चुकी हैं? सेनापति महाराणा ने हम सबको बताया था। उन्होंने रानी की नाक के पास धुआं रख कर देखा कि उनकी सांसें चल रही हैं या नहीं, पर धुआं उड़ा नहीं, जिससे पता चला कि उनकी सांसें बंद हो चुकी हैं। मरने के बाद महारानी कैसी दिख रही थी? जैसे कि सो रही हूं।
बहुत खूबसूरत दिख रही थी। झूठ बोला तूने बुढ़िया। फांसी के लिए कपड़े तूने बनाए थे क्या? तू भी मरेगी। उसने कहा कि लग रहा था जैसे वो सो रही हैं। अजीब सी बात है, अगर उन्हें फांसी दी गई थी तो वो बहुत तकलीफ से मरी होंगी। मुझे भी समझ में नहीं आया। ये महाराणा कौन था? मैंने पहले ही बताया था, कमांडर राणा का परिवार 3 पीढ़ियों से राजा के यहाँ रक्षक है। महाराणा कमांडर राणा के पिता थे और विद्रोह को भड़काने वाला। अब सब कुछ साफ हो रहा है। बिल्ला उन्हीं लोगों को मार रहा है जो रानी की मौत के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। फिर तो हमें चलकर उस औरत को देखना चाहिए। सही बात है। जल्दी। मुझे तुम्हें यहां लाना ही नहीं चाहिए था। शुभेंद्र, उस समय का और कौन कौन बचा है? हमें किसी भी तरह उनसे मिलना होगा। ये पकड़ो। ये राजदूत कौन था? ये अब तक जिंदा है? कौन है ये? तुम्हारे ही जैसा एक विदेशी जो चंदेलखंड में सालों तक एक विश्वसनीय राजदूत रहे। अबू बोल नकेश्वर? हाँ, वही। वो भी महोत्सव में शामिल थे? हाँ, लेकिन वो काफी समय पहले ही गुजर चुके हैं। क्योंकि वो विदेशी थे इसलिए उनके बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया। पर मुझे जितना पता है मैंने उनके बारे में लिखा है। क्या उस राजदूत का कोई है यहां? हाँ, उनकी एक विधवा है जो अभी तक जिंदा है। चलो। माफ कीजिए, मैं संगमित्रा हूं, दूसरे राज्य का एक तांत्रिक। अंदर आइए। क्या आपके पति अबू कभी वापस अपने मुल्क जाना चाहते थे? वो जाने वाले थे, लेकिन फिर गए नहीं। उनका जहाज तैयार था, लेकिन वो वहां से लौट आए थे और फिर वो चंदेलखंड में ही बस गए। इसकी वजह? किसी औरत की वजह से। क्या उनकी लिखी हुई कोई डायरी वगैरह है? उन्होंने मुझे उसे जला देने को कहा था। उनके कुछ राज छुपे थे उसमें। आपने जला दिया या अब भी है वो आपके पास? हमें एक रहस्य का पता लगाना है। मैं कितना कमजोर इंसान हूं कि महारानी के सौंदर्य पर मोहित हो गया। ना जाने उनमें क्या जादू है। लोगों पर रानी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। जनता उनकी दीवानी थी क्योंकि आज रानी का जन्म समारोह था। सब उन्हें एक झलक देखने के लिए पागल हो रहे थे। उनकी चुंधिया देने वाले जादुई व्यक्तित्व में जैसे सब कुछ ठहर सा गया था। सब अपनी पलकें तक झपकाना भूल गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये जो साम्राज्य है उन्हीं की बदौलत टिका हुआ है। रानी के सामने जैसे राजा का कद बौना सा हो गया था।
और यही राजा के अभिमान को ठोकर लगी और वो अंदर ही अंदर सुलग उठे। मैं भी रानी का एक चाहने वाला हूँ। आज उनके जन्मदिन समारोह में मैं अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। ये महाउत्सव सबको एकजुट करने की रानी की एक सोच थी। राज्य के ख्याति के पीछे रानी की ही छवि थी। जितनी सुंदर वो तन से थी, उतनी ही सुंदर मन से थी। महारानी, महाराज ये जानना चाहते हैं कि आपको ये जो शाही वस्त्र उपहार में दिया है वो आपको पसंद आया या नहीं महारानी? महाराज कहाँ हैं? महाराज, महारानी, अब इनका जादू देखिए। टाइगर महाराज के लिए और फूल हमारी महारानी के लिए। भाई मुझे तो प्यारा बिल्ला ही पसंद है। वो जादूगर चंडलेश्वर था, राज्य का सबसे मशहूर जादूगर। व्हाइट ड्रैगन, आ जाओ। आ रहा हूं। मैं फूलों को पकड़ना चाहती हूँ। सुनो, मैं लाऊं? आज बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे तो मिलाओ। बदमाश कहीं। आज मस्ती का दिन है।
ये आपके लिए। मैंने इन दोनों लड़कों को पहले कभी नहीं देखा था। रेड ड्रैगन चंडलेश्वर का बेटा और व्हाइट ड्रैगन उसका शागिर्द था। तो राजा के पास वाकई एक बिल्ला था। सो जाइए कविवर, आपने इतनी ज्यादा शराब पी हुई है कि आपको होश नहीं है। तुम हो कौन? माउली। मुझसे क्या चाहते हो? नशे में आप मुझे ही भूल गए। महाराज ने आपको एक कविता लिखने के लिए कहा है। पर किस बारे में? महारानी की सुंदरता के बारे में। मैंने उन्हें देखा कहाँ है? आप ये सोचकर लिखिए कि महारानी दुनिया की सबसे खूबसूरत नारी हैं। ये तो महारानी अपने बालों में लगाती है ना। हाँ, छू मत। सुनो। हाँ? तुम दोनों क्रेन बॉयज हो ना? जी। बहुत अच्छे। ये हमारा जादू है। ये तो कुछ भी नहीं। हम अपनी जादुई शक्ति से कोई भी रूप ले सकते हैं। सही कहा ना? बिल्कुल। महारानी का हेयर पिन लौटा दो। तुम ही रख लो और इसे महाराज को ही दे देना। तुम्हारा परिचय? मैं बताता हूँ। पिताजी को ये गांव की नदी के किनारे मिला था और तब से उन्होंने इसका नाम व्हाइट ड्रैगन रख दिया। तुम्हें रानी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरे पिता ने जुए में सब कुछ हार कर मुझे उस्ताद के हाथों बेच दिया। वो उस्ताद मेरे पिताजी ही हैं। वहीं रुक जाओ। जरा मेरी तरफ देखो। मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ थी। मेरे ताऊ ने मुझे पाला पोसा। उनकी अच्छाई की मिसाल मैं दुनिया में कायम रखना चाहती हूँ। अगर तुम दोनों साथ नहीं रहोगे तो क्रेन बॉयज खत्म हो जाएगा। हम दोनों एक ही जैसे हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बादलों ने उनके वस्त्रों को सराहा और फूलों ने उनका चेहरा। मिल गया। और फूलों ने उनका चेहरा। बसंत की हवाएं चार चांद लगाए। ले हो गया? हाँ? कुछ सुधारेंगे नहीं? एक शब्द भी नहीं। ये देखो। भोजराज की कलम। वो बिल्ला सही बोल रहा था। जल्दी उठिए कविवर, रानी आपसे मिलने के लिए यहाँ आई है। उधर नहीं, इधर। मुझ पर कविता लिखने के लिए शुक्रिया। अच्छा है। क्या भोजराज ने महारानी के लिए खुद ही लिखा या तुमने लिखने के लिए कहा? महाराज ऐसे खड़े रहो। ठीक है। कवि भोजराज ने ये कविता खुद ही लिखी है महाराज। अगर आपको ये कविता पसंद है तो इनाम की घोषणा कर दें। इसे चंदेलखंड से कल ही निष्कासित करने का आदेश दो और दोबारा यहाँ नहीं दिखना चाहिए।
लेकिन अब इस कविता का क्या किया जाए महाराज? क्या इसे महारानी को पढ़ने के लिए दे दूं? बिल्कुल भी नहीं। अबू, इस वक्त क्या बात है? शायद ये यहाँ मुझसे मिलने आए हैं। हम दोनों ने आपके द्वारा भेजी गई विदेशी चाय पी, वाकई बहुत अच्छी थी। रानी साहिबा, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम क्या बात करना चाहते हो। रानी मेरी है, हम जन्मों से एक दूसरे के लिए हैं। मेरे आदेश के बिना मेरी रानी से कोई नहीं मिल सकता। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप सिर्फ मेरी हैं। आइए रानी, एक आखिरी तमाशबीन आने वाला है, देर मत करिए। महाराज की बौखलाहट साफ दिख रही थी। इस गुस्ताखी की सजा वो मुझे कभी भी दे सकते थे, लेकिन फिलहाल रानी के सामने उन्होंने मुझे जलील करके छोड़ दिया। अबू, तुम मेरी बात का मतलब अच्छी तरह समझ गए ना? इस खुशियों के महा उत्सव के जादू ने सबको अपने वश में कर रखा था, पर सच्चाई ये थी कि पूरे राज्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। तमाशबीन के वेश में जो आदमी आया था वो था लोधिया। राजा ने उसके खतरनाक इरादों को भांप लिया था। इसके बावजूद राजा ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। दरअसल लोधिया इसी महा उत्सव में राजा का तख्ता पलटकर रानी को अपना बनाना चाहता था। राजमहल में सब लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि आने वाले कुछ ही पलों में दरबार में एक तूफान आने वाला है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लोधिया था। वो राजमहल का गेट है। उस महोत्सव के बाद लोधिया तख्ता पलट करने लगा। पहले तो राजा ने भागने से मना किया। लोधिया ने ऐलान किया कि रानी को उसके हवाले कर दिया जाए। उसके यहाँ आने का मकसद था रानी को हासिल करना, और इसीलिए उसने राजा के खिलाफ विद्रोह खड़ा किया। तख्ता पलट की वजह से महाराज बलवेंद्र अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुके थे। मेरे तख्त को कोई नहीं हिला सकता। विद्रोह की आग चारों तरफ फैल चुकी थी। लोधिया ने सेनापति को राजा के खिलाफ खड़ा कर दिया था। राजा के सुरक्षा कर्मियों के लिए राजा को बचाना एक बड़ी चुनौती थी। विद्रोहियों ने राजमहल को चारों तरफ से घेर लिया था। महाराज, मावली वापस आ गया है। उसे आने दिया जाए। ये महामंत्री जी का सर है महाराज।
लोधिया ने संदेश भेजा है कि आपको अपनी जान प्यारी है, तो महारानी को उसके हवाले कर दीजिए। असंभव। अगर आप उसकी शर्तों को नहीं मानेंगे महाराज, तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। महाराज आदेश कीजिए, क्या करना है? मेरे ख्याल से रानी को यहां से हटा देना चाहिए। वो नहीं जाएंगी, कोशिश कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। चंडलेश्वर। महाराज, महारानी, क्या मैं अकेले में आपसे कुछ बात कर सकता हूं? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आए हो, है ना अबू? महाराज भी यही चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा ना कि किस तरह विद्रोहियों ने आपके भाई और बहन की हत्या कर दी है। सब मेरी वजह से हो रहा है। अब अगर मैं भी चली गई तो लोधिया राजा को मार देगा, और अगर नहीं गई तो लोधिया आपको नहीं छोड़ेगा। अबू जी, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। अबू, तुमने मुझे बताया नहीं कि समारोह के दिन तुम मुझसे कहना क्या चाहते थे? महाउत्सव लगभग खत्म होने वाला था और रानी को साजिश की गंध मिल चुकी थी। विद्रोह के बाद कत्ले आम और नफरत का नंगा नाच होने वाला था, लेकिन रानी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि वो प्यार और सद्भावना की पुजारन थी। उन्हें ये एहसास हो चुका था कि राजा और इंसानियत को बचाने के लिए उन्हें अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, और रानी इस त्याग के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार कर चुकी थी। मैं सब समझ गई अबू, तुम्हारी आंखों ने मुझसे सब कुछ कह दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि विद्रोहियों ने रानी के भाई बहन को पहले ही मार दिया था। अगर राजा उन्हें भी सौंप देते तो जनता उन्हें माफ नहीं करती। राजा अपना राजपाट खो चुके थे, उनके पास बस एक ही रास्ता था और वो था मौत। अगर वो अबू के साथ जाती और विद्रोही उन्हें पकड़ लेते तो भी वो उन्हें मार ही देते। रानी अपनी मान मर्यादा और राजा की जान बचाने के लिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, जिए या मरें। तो रानी को बचाने का क्या और कोई उपाय नहीं था? मेरे पास उपाय है। मैं रानी को जिंदा रखूंगा, मगर दुनिया के लिए वो मर चुकी होंगी। आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूं। रेड ड्रैगन, वहां लेट जाओ। इस तांत्रिक क्रिया को शव पुनरुद्धार कहते हैं। यह बिल्कुल शीत निद्रा की तरह है। मैं इस सुई का इस्तेमाल करके रानी को चिर निद्रा में भेज दूंगा। इस सुई को चुभोते ही महारानी का रक्त प्रवाह और सांसें बंद हो जाएंगी, यहां तक कि धड़कनें भी। ये खुद को लाश जैसा महसूस करेंगी, पर जिंदा रहेंगी। इसलिए इसे शव पुनरुद्धार क्रिया कहते हैं। क्या आप इस तांत्रिक क्रिया के लिए तैयार हैं?
फिर क्या होगा? हालांकि महारानी की सांसें बंद हो जाएंगी, पर उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा और रानी की उम्र पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं उनकी प्राण ऊर्जा को शरीर में ही कैद कर दूंगा। प्रिय, मैं चंडलेश्वर को ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं दूंगा। महाराज आइए, उदाहरण आपके सामने है। ये जिंदा हो गया। उठ जाओ मेरे बच्चे। रेड ड्रैगन। सोई चेतना जब जागती है तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। जाओ आराम करो। महाराज, रानी को बचाने का हमारे पास यही एक रास्ता है। आप महारानी को गहरी नींद में सुला देंगे, यही ना? उसके बाद क्या करना होगा? ताबूत में डालकर दफनाना होगा, और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब महारानी को ताबूत से बाहर निकाल लेंगे। उन्हें पीड़ा तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं होगी। रानी साहिबा, मौली चाहे मेरा सर थाल में सजाकर लोधिया को जाकर दे दे, मुझे इसका कोई गम नहीं होगा, पर मैं आपको दांव पर नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने आपको साथ निभाने का वचन दिया है। मैं रानी को जिंदा नहीं दफनाने दूंगा। महारानी, आप इसकी इजाजत मत दीजिए। उनकी साजिश थी रानी को जिंदा दफना के मार डालने की। उसके बाद चंडलेश्वर ने रानी के मस्तिष्क में सुई चुभो दी। रानी की सांसें और नब्ज पूरी तरह शांत हो गए और उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया। राज्य की प्रजा को रानी की मौत की वजह क्या बताएंगे? लेकिन हमें रानी की मौत का स्वांग करना होगा मौली। हाँ महाराज, रानी के गले पर फांसी का निशान होना चाहिए, नहीं तो लोधिया और महाराणा को रानी की मौत का भरोसा नहीं होगा। सुनो मौली जी, काम को जल्दी अंजाम दो। आप ये चाहते हैं कि मैं रानी की मौत की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लूं? तुम्हें डर किस बात का है मौली? तुमने बगावत करके रानी को मार दिया, बस।
महाराज ने माउली को पीटकर ऐसा ढोंग रचा कि लोधिया के सेनापति महाराणा को भरोसा हो गया कि रानी सचमुच मर चुकी हैं। पर सच तो ये था कि राजा साहब सबसे बड़े शातिर खिलाड़ी थे और उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए थे। पहला लोधिया पर पलटवार और दूसरा रानी का खात्मा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सुई कभी निकाली ही नहीं जाने वाली थी और रानी को धोखा देकर राजा ने उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। बिल्कुल सही कहा तुमने। रानी को धोखे से जिंदा दफना दिया गया, जबकि वो प्यार और शांति कायम करना चाहती थी। और इस तरह से महाराज ने अपनी खोई हुई सत्ता को एक बार फिर से हासिल किया। महाराज ने रानी को पुराने खंडहर में दफना दिया और जो लोग इस कब्र में रानी को दफनाने में शामिल थे उन सबको महाराज ने एक एक करके मरवा दिया ताकि रानी ऋतंभरा को कहां दफनाया गया ये राज कभी ना खुल सके। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं भी महाराज के द्वारा कभी भी मार दिया जाऊंगा, इसलिए जो भी मेरी डायरी इस वक्त पढ़ रहा हो याद रखे कि महल के पीछे वाले जंगल को पार करने के बाद जो नदी आती है उस नदी के पास ही स्थित पुराने खंडहर में रानी को दफन किया गया है। यानी वो आखिरी समय तक नहीं जानती थी कि उनके साथ शव पुनरुद्धार के नाम पर धोखा किया जा रहा है। काश वो जानती। जानती थी कि राजा भी उसे मार देना चाहते हैं, इसके बावजूद भी राजा को बचाने के लिए खुद मरने को तैयार हो गई। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने आखिरी वक्त में वो बालों का गुच्छा उस रेड ड्रैगन के पास रखकर क्यों गई? उन्होंने राजा से नफरत क्यों नहीं किया? वो नफरत करने वालों से भी प्यार करती थी। उन्होंने त्याग की अद्भुत मिसाल दी है। मैंने जो लिखा था वो कितना गलत है। मुझे नहीं लगता कि रानी के अंदर बिल्ले की आत्मा है। तो फिर वो किसकी आत्मा है? रानी की कब्र पे चल के पता करते हैं। अंदर आ जाओ। आ जाओ। इस पत्थर के द्वार को किसने खोला होगा? जो हमसे पहले आया होगा। संघमित्रा, कोई तो यहां हमसे पहले आया है। हाँ। ढक्कन बराबर बंद नहीं है। जोर लगाओ, धक्का दो। मैं अंदर नहीं देख सकता, मुझे चक्कर आ जाएगा। हाँ? संघमित्रा, हो सकता है कि हम गलत हो सकता है कि शव पुनरुद्धार की बात सच हो। क्या कर रहे हो तुम? दिया दो मुझे। अब ढक्कन बंद करो। तुम पागल हो गए हो क्या? बंद करो। क्या हुआ? ठीक है, खोलता हूं। जल्दी।
संघमित्रा, ये सब क्या है? रानी की उंगलियों का खून, मतलब वो मरी नहीं थी। वो ढक्कन हटाने की कोशिश कर रही होगी पर हटा नहीं पाई। सही कहा तुमने। उन्हें इसी ताबूत में लाया गया था और फिर उन्हें जिंदा दफना दिया गया। और फिर क्या हुआ उनके साथ? संघमित्रा, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। रानी के साथ धोखा हुआ। उस मासूम जान को ये नहीं पता था कि उसे ताबूत में होश आ जाएगा और वहीं तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि मैं व्हाइट ड्रैगन हूं। तो क्या जादू दिखाने वाले यही वो रेड और व्हाइट ड्रैगन है? विद्रोह की अगली रात राजा सैनिकों के साथ महल से बाहर कहीं गए थे। तब मैं और रेड ड्रैगन वहां से भागकर रानी को बचाने यहां आए। महारानी, महारानी, तो क्या रानी जिंदा है? रानी मर चुकी हैं। शव पुनरुद्धार से सिर्फ मरा हुआ जिंदा दिख सकता है। इससे मरे को जिंदा नहीं किया जा सकता। क्या मतलब तुम्हारा? उस्ताद ने तो कहा था कि सुई निकाल लेने के बाद वो ठीक हो जाएंगी। वो तो सिर्फ उन्हें धोखा देने का एक बहाना था। कोई भी रानी की मौत की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था, यहां तक कि महाराज भी नहीं। इसलिए पिताजी शव पुनरुद्धार के बहाने। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? महल में जब ये बातें हो रही थी तो मैं भी वहां था। कौन सी बातें? पिताजी और राजा ने मिलकर रानी को खत्म करने की साजिश रची। उस समय तुम्हें पता नहीं था कि ऐसा करने से सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। प्राण ऊर्जा को सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही कैद किया जा सकता है। उसके बाद खुद ही होश आ जाता है। मैंने सोचा कि उन्हें जादू टोना वाली मदिरा पिलाई गई है, इसलिए दोबारा वो उठ नहीं पाएंगी। किसने दी थी वो मदिरा? वो मदिरा मुझसे ही मंगवाई गई थी। फिर पिताजी ने उसमें कुछ जादू टोना किया था। ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? क्योंकि मुझे भी बाद में मालूम पड़ी। सरासर झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे। मैं मेरे पिता के खिलाफ नहीं जा सकता था। धोखा देकर अब यहां रानी को बचाने का ढोंग करने आए हो। क्यों आए तुम मेरे साथ? उनके साथ मिलकर तुमने भी रानी को मारा है। चले जाओ यहां से। व्हाइट ड्रैगन, मेरे सिवा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आया। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं रानी को कभी छोड़कर नहीं जा सकता। मैं उन्हें बचाऊंगा। वो जिंदा है, वो मर नहीं सकती। तो क्या रेड ड्रैगन कभी वापस नहीं आया? नाम मत लो उसका। व्हाइट ड्रैगन,
रानी ने हमसे कहा था कि हम अलग हो जाएंगे तो क्रेन बॉयज खत्म हो जाएगा। इस बात का दुख जितना तुम्हें है उतना ही मुझे भी है। इंसान किस तरह इतना दुष्ट बन जाता है। अब ये सब छोड़कर मैं महानिर्वाण की प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ? ताजा मांस चाहिए था ना? सही कहा। मैंने देखा कि रानी के ऊपर तंत्र मंत्र किया गया था। मैं किसी भी कीमत पर रानी को बचाना चाहता था। मुझे कच्चा मांस चाहिए था, इसलिए मैंने खुद के शरीर का इस्तेमाल किया। मैं मर नहीं सकता था। अगर मैं मर जाता तो रानी अकेली हो जाती, इसलिए मैं उस बिल्ले के अंदर समा गया और एक भूतरा बिल्ला बन गया। तो अब तुम्हारी आत्मा बिल्ली के अंदर है। क्या तुम फिर से इंसानी शरीर में आ सकते हो? मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। एक बार जब मैं बिल्ले के शरीर में आ गया तो उस बिल्ले के जरिए रानी को जितनी भी यातनाएं दी गई थी मैंने महसूस की। मुझे रानी की दर्दनाक चीखें सुनाई दी और फिर मैं बदले की आग में जल उठा। जिस रानी ने हमेशा दूसरों का भला चाहा,
मैंने तो तुम्हें रानी के साथ तहखाने में दफन कर दिया था। मुझे भूख लग गई थी और वहां खाने के लिए मछलियों की काली काली आंखें नहीं थी, इसलिए तुम्हारी आंखें खाने आ गया। और राज्य में बताया गया कि राजा ने रानी के गम में रोते रोते अपनी आंखों की रोशनी खो दी। वो झूठी खबर थी जो राज्य में फैलाई गई। सच तो वही जानता था। अब सच्चाई तुम सामने लाओगे वरना तुम्हें भी मार दूंगा। तुम पहले ही बहुतों को मार चुके हो। बहुतों को? 3 पीढ़ियां बीत गई पर मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। तो क्या तुम्हारा आखिरी शिकार रेड ड्रैगन होगा? सही कहा। और रानी ऋतंभरा वो कहां है? मैं पूछ रहा हूं क्या वो जिंदा है? तुम बताते क्यों नहीं क्या वो जिंदा है? वो जिंदा हो जाएंगी। तुम कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे? वो तरबूज वाला जादूगर तुमसे बोल क्या रहा था? पता नहीं, पर वो हमसे मिलना चाहता है। मुझे यहां क्यों बुलाया? कोई तुमसे मिलना चाहता है। महारानी आज हमसे जरूर मिलेंगी। सपने देख रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। शर्त लगी? मंजूर है। छू मत। तुम ही दोनों जादू दिखाते हो ना? रेड ड्रैगन, तुम अब भी भेस बदल कर जादू दिखाते हो। जानता हूं तुम जादू के जरिए हमें फिर से वो यादें दिला रहे हो। मैं पुरानी यादों को ताजा कर रहा था, उन पलों को वापस जी रहा था जो क्रेन बॉयज के सुनहरे पल थे। पर क्रेन बॉयज तो अब नहीं रहे। लेकिन महारानी ऋतंभरा हमेशा जिंदा रहेंगी।
क्या रानी अब भी जिंदा है? बोलो संघमित्रा। मैंने 30 साल तक उनकी हिफाजत की है ताकि कोई उन्हें हाथ न लगा सके। तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर गया और वापस नहीं आया, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। जरा उधर देखो, मैंने तुम्हारी लाश को रानी के साथ संभाल कर रखा, इसी दिन के इंतजार में, ताकि हम दोबारा मिल सकें। मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है और आज भी चाहता हूं। मैं अपने उस शरीर को सालों पहले छोड़ चुका हूं। व्हाइट ड्रैगन, महारानी भी यहां होती तो वो भी यही कहती कि वो भी सालों पहले अपना शरीर छोड़ चुकी हैं। अगर अब भी तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। मैं जानता था कि रानी मर चुकी थी, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। महारानी। व्हाइट ड्रैगन, तुमने मेरे लिए खुद को बहुत यातनाएं दी, पर अब मैं खुश हूँ। मुझे किसी से कोई मलाल नहीं है। तुम भी अब अपने इच्छाधारी स्वरूप में आकर खुश रहो। चलो अब मैं अपने राज्य वापस जा रहा हूं। फिर तुम्हारी महानिर्वाण की प्राप्ति का क्या होगा? महारानी की गाथा ही अपने आप में महानिर्वाण की प्राप्ति है, रिद्धि सिद्धि है। और इसी में गीत अमर पीड़ा भी है। ओह, तो कहानी पूरी हो गई? हाँ, बस हो ही गई है। चलो, तुम्हें सही कहानी मिल ही गई। आखिरकार व्हाइट ड्रैगन ने हमें सही कहानी बता ही दी। महानिर्वाण की प्राप्ति के लिए कालाक्षा के जिस बौद्ध मंदिर में मुझे प्रवेश नहीं मिला था, वहां मैंने दोबारा जाने की कोशिश की और इस बार मेरे लिए द्वार खोल दिए गए। गुरुजी अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो बोल रहे थे कि आप उन्हें जानते हैं। महान तांत्रिक संघमित्रा, ओह, बहरूपिया रेड ड्रैगन, तो आप हैं यहां के मठाधीश। तो आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए महानिर्वाण की सिद्धि मिल ही गई।
कहते हैं काली बिल्लियां बहुत ही रहस्यमयी होती हैं, कुछ दिव्यदर्शी तो कुछ शैतानी।